Assalamualaikum student, a very good morning all of you. Today we will start a new chapter number 11, the nationalist movement. आज हम लोग nationalist movement के बारे में पढ़ेंगे. So let's start your chapter. तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें जिसमें कि मैं आप लोग को थोड़ा सा ओवरव्यू दूँ. इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरह से ये जो आपके ब्रिटिशर्स थे हम लोगों का एक्सप्लॉइट किया. अच्छा, तो मैं अब ये चैप्टर को स्टार्ट करती हूँ. तो आपका ये जो आपका चैप्टर है, ये सबसे पहले यहाँ पे हम बताएंगे आप लोगों को द रिवोल्ट ऑफ 1857. द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज अ प्रिक्लूड टू द इंडियन नेशनलिस्ट मूवमेंट विच प्रिपेयर्ड इंडियन टू राइज अगेंस्ट द ब्रिटिश यूनाइटेडली. तो ये 1857 का जो रिवोल्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री में, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है. यहीं से सबसे पहले इंडियंस जो है अगेंस्ट गए थे ब्रिटिशर्स के. ये एक ऐसा रिवोल्ट है, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ द ग्रोथ ऑफ नेशनल पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंस इन इंडिया. और सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी तक हम बात कर रहे हैं लेट 18th सेंचुरी, जो 1857 का रिवोल्ट हुआ है. अब हम जब आए हैं हम हाफ 19th सेंचुरी पर, तो यहाँ पर हमारा जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंस बने हैं, यानी कि अब इंडियंस को ये एहसास हो गया कि अब हमें कुछ करना चाहिए. इन लोगों के अंडर में अब हम इतना रूल नहीं कर सकते, ये हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं. द इंडियन रियलाइज द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश इम्पीरियलिज्म एंड स्टार्ट अ लॉन्ग स्ट्रगल फॉर फ्रीडम. और इंडियंस को इस चीज़ का रियलाइज हो गया था कि ब्रिटिशर्स का इम्पीरियलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और अब हम लोगों को जो स्टार्ट करना है स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए. दिस स्टार्टेड डेवलपमेंट अ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू द नेशन, शेयरिंग ऑफ कल्चर, हिस्ट्री एंड कॉमन गोल फॉर द फ्यूचर. अब इन लोगों ने जो डेवलप हुई ये फीलिंग, जिसमें कि हमारे नेशनलिज्म की फीलिंग है, शेयरिंग ऑफ कल्चर है, हिस्ट्री, कॉमन, अपने फ्यूचर को बनाने के लिए. इसकी मेन कॉज क्या थी? इसकी सबसे बड़ी कॉज के बारे में हम पढ़ेंगे अब. ये है हमारे इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन. आप लोगों को अगर याद है प्रीवियस चैप्टर जो मैं आप लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, तो उसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि ये जो ब्रिटिशर्स थे इंडिया सिर्फ और सिर्फ ये एज अ ट्रेडर्स आए थे. ये सिर्फ ट्रेड करने आए थे, यानी कि यहाँ पर सिर्फ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने आए थे. लेकिन देखते ही देखते यहाँ पे फिर ये लोग रूल करने लगे. The British who initially came as a trader gradually established their monopoly over the economic resources of India. जैसा भी मैंने आपको बताया, they turned India into a supplier of raw material for the British industry. अब देखते ही देखते क्या हो, इंडिया जो है एक रॉ मटेरियल का सिर्फ सप्लायर बनकर रह गया था. उसकी कोई अपनी और कुछ नहीं था. जैसे कि ब्रिटिश इंडस्ट्रीज थी, जो द हैवी टैक्सेस इम्पोज कर दिए गए थे किसके ऊपर? फार्मर्स के ऊपर. दादा भाई नौरोजी की एक थ्योरी है जिसे कहते हैं रेफर टू दिस एज द सिस्टमेटिक ड्रेन ऑफ वेल्थ फ्रॉम इंडिया टू इंग्लैंड. यानी कि यहाँ से पैसा जा रहा है कहाँ? इंग्लैंड में. अब मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपको एग्जाम्पल दूंगी जिससे आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाएगी. देखिए, जब इंडिया में ब्रिटिशर्स आए तो उस टाइम यहाँ पर जो है बहुत अच्छी इंडस्ट्रीज़ भी थी जो इंडिया की खुद की थी. और यहाँ रॉ मटेरियल के लिए तो कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा रिच है ये कंट्री. तो यहाँ पर जो है जब धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश हुई और उसकी दीवानी राइट्स उसको मिल गए, फिर उसका अपना रूल स्टार्ट हो गया, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इन लोगों ने यहाँ पर रूल करना स्टार्ट कर दिया. और जो यहाँ के लोग थे उनकी धीरे धीरे इंडस्ट्रीज डिक्लाइन कर गई और वो सब किस में चेंज हो गया? सिर्फ और सिर्फ रॉ मटेरियल सप्लायर बन गया आपका इंडिया. अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी अपनी आइडेंटिटी और अच्छी क्वालिटी में बन के बना के इंडिया की. अब हम किसी शॉप पर जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि हम किसी शॉप से कोई चीज़ लेते हैं तो हम उस शॉप को जानते हैं कि ये शॉप से हमें बहुत अच्छा सामान मिल सकता है. भले ही वो कहाँ से उसको कौन सप्लायर कर रहा है हमें इससे कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमें इस शॉप पे अच्छा सामान मिलेगा. तो वही चीज़ हुई. ईस्ट इंडिया कंपनी जो प्रोड्यूसर तो बन गई, वो प्रोड्यूस कर रही थी वहाँ पर, लेकिन उसका सप्लायर मेन कौन था? हमारे इंडिया. लेकिन इंडिया किसी को नज़र नहीं आ रहा था. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. अवेकिंग ऑफ द इंडियन
to their rich culture heritage. Western scholar Max Muller and William Jones translated the Vedas, the Upanishad, and other works of Indian literature into English. अब इन लोगों ने अभी कैसे किया इंडियंस को उनके कल्चर से। वेस्टर्न स्कॉलर स्पेशली मैक्स मूलर, विलियम जॉन्स ने जो है वेदास और उपनिषद को ट्रांसलेट किया इंग्लिश में। जब इंग्लिश में ट्रांसलेट किया तो उन लोगों को हर एक चीज़ समझ आ गई कि हम लोग किस कल्चर से हैं, क्या चाहते हैं। दिस रिसर्च एंड राइटिंग मेड इंडिया अवेक ऑफ देयर ग्रेट कल्चर हेरिटेज। ठीक है, उनके बारे में और ज़्यादा करीबी से जान लिया। द वर्क ऑफ द थियोसफिकल सोसाइटी, द ब्रह्मो समाज, द आर्य समाज एंड द रामाकृष्ण मिशन अवोक द फीलिंग ऑफ द प्राइड इन इंडियंस। तो जितने भी ये आपके रिफॉर्म मूवमेंट्स चले, जैसे आपके थियोसफिकल सोसाइटी है, ब्राह्मो समाज है, आर्य समाज है, रामाकृष्ण मिशन है आपका, तो ये लोग इन सब चीज़ों ने अवोक किया हमारी फीलिंग्स को और इंडिया को बढ़ाने के लिए और सपोर्ट किया। देखिए यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि ब्रिटिशर्स ने जो किया सब कुछ गलत किया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि उनके आने से बहुत से ऐसे डेवलपमेंट आए, अगर वो नहीं आते तो शायद नहीं हो पाता, मैं ये कह रही हूँ। तो आपके जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल जो सोशल इवल्स थे, जितनी सोसाइटी में बुराई फैली हुई थी, जैसे कि आपको चाइल्ड मैरिज, विडो रीमैरिज नहीं हो सकता था, पॉलीगैमी थी, आपकी सती प्रथा थी, यहाँ पर पर्दा सिस्टम बहुत था। तो ये सब जो चीज़ें थी, जो सोशल इवल्स थी, तो इन सब को इन्होंने ही ख़त्म करा। यहाँ एजुकेशन अच्छा सिस्टम नहीं था, यहाँ अच्छी पुलिस सिस्टम नहीं था, आर्मी पूरी तरीके से सही नहीं थी, सिस्टमेटिकली नहीं थी, तो ये वेपन्स अच्छे नहीं थे। तो ये जितनी भी सब चीज़ें थी, ये सब जो डेवलपमेंट लेके आई, ये मेनली हमारे ब्रिटिशर्स की वजह से ही हुई। जैसे हमारा रेलवे सिस्टम, हमारा पोस्टल सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम हमारा बहुत अच्छा हुआ, न्यूज़पेपर हमारे, जैसे अभी हम लास्ट चैप्टर में पढ़ कर आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें भी बहुत सारे डेवलपमेंट्स आए। पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट टॉपिक, इंडिया was unified under British rule as one unit. Okay, the British introduced a uniform system of governance, जो अभी मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ब्रिटिशर्स के आने से ही ये यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ गवर्नेंस स्टार्ट हुआ, जिसमें लॉज एटलीस्ट इन थ्योरी वेर यूनिफॉर्मली अप्लाइड टू ऑल। सभी लोग एक ही यूनिफॉर्म के अंदर आए, एक ही चीज़ के लिए आए, सभी लोग एक ही लॉज को फॉलो कर रहे थे। द ऑर्डर ऑफ इंश्योर इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस अ न्यू मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, जैसे रेलवे, पोस्टल, टेलीग्राफ सिस्टम। कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ लॉज ब्रॉट अबाउट द यूनिफॉर्म कोड अक्रॉस मोस्ट ऑफ द कंट्री। तो ये जो कॉन्फिडेंशियल लॉज थे, जितने भी यूनिफॉर्म लॉ कोड स्टार्ट हो गया हमारे इंडिया में। This uniformity to turn also resulted in unification of the people of India. तो ये यूनिफॉर्मिटी जो नज़र थी, इसको चेंज होगी यूनिफिकेशन ऑफ पीपल्स ऑफ इंडिया में, ठीक है, जिससे कि हम यूनिफाई कर सके अपने इंडिया को, हम एक प्लेटफॉर्म पे आ गए। एज दे ऑल गवर्नेड अराउंड द ब्रिटिश, दे यूनाइटेड अगेंस्ट दैम, और इस तरह से हम अपने इंडिया को आज़ाद करवा पाए इसी यूनिफॉर्म सिस्टम से, जो हमें स्टार्टिंग में जो सिखाया था वो ब्रिटिशर्स ने ही सिखाया था। स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न एजुकेशन का जो कह सकते हैं आई यहाँ पर, यहाँ इस्टेब्लिश करवाई, ये भी हमारे ब्रिटिशर्स ने ही करवाई थी। द ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया एज दे वांट टू प्रिपेयर अ क्लास ऑफ इंडियंस हु वुड सपोर्ट दैम इन देयर पॉलिसीज एंड आल्सो हेल्प द ब्रिटिश एट लोअर लेवल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, तो ये जो एजुकेशन सिस्टम इन लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट करवाया इंडिया में, तो सिर्फ और सिर्फ किस लिए करवाया, ये नहीं चाहते थे कि इंडियंस इनके इक्वल आए या ये लोग जो डेवलपमेंट है, बल्कि इसलिए करवाया कि ये लोग प्रिपेयर कर सकें इंडियन क्लास को, वो उनकी पॉलिसीज़ और उनके जो वर्क उन्हें करवाना है, जो वो चाहते हैं वो उसको अच्छे से कर सके, क्योंकि कम्युनिकेशन करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, क्योंकि वो लोग इंग्लिश बोलते थे और हम लोग को इंग्लिश नहीं आती थी। बट द स्प्रेड ऑफ मॉडर्न एजुकेशन हैड अ रिजर्व इफेक्ट। द इंट्रोडक्शन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन इन इंडिया ओपन द floodgate of liberal European thoughts. Modern education became a medium of modern idea as well as a mode of communication. तो ये जो मॉडर्न एजुकेशन इंडिया में हुई थी, इसे कह सकते हैं हम
ओपन फ्लोट गेट था, ये किसके लिए? यूरोपियन थॉट्स के लिए। एक खुला हुआ दरवाज़ा जो इंग्लिश से हमें मिल रहा था, उन लोगों के आइडियाज़, उनके थॉट्स, उनके आइडियोलॉजी को हम लोग समझते जा रहे थे। मॉडर्न एजुकेशन बिकेम द मीडियम ऑफ मॉडर्न आइडियाज़, जैसे अभी मैंने आपको बता चुकी हूँ। मोड ऑफ कम्युनिकेशन था ये हमारे सिर्फ। Between educated Indians belong to different linguistic region of the country, और एजुकेटेड जो इंडियंस थे वो डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन से भी बिलोंग करते थे हमारे।